हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हमारी पॉलिटी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्या? फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़े हमने? डीपी एसपी पढ़े। तो उसके बाद आते हैं सीधा क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहली बात समझो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्या है। ये आते हैं कौन से पार्ट में, किसी को पता है? फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में आते हैं? 4A इस पार्ट में आते हैं। पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम लिख लो। पार्ट कौन सा है? 4A। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, कौन सी तारीख को हुआ था बताना एक बार? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। इस टाइम पर ना ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में नहीं थी। तो इनको कब ऐड करा गया बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कब ऐड किया गया है बताना कोई? जो कि हमारा सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ है ना। कौन सा संविधान संशोधन सबसे बड़ा है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ईयर बताओ? 1976। इस अमेंडमेंट को रट लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट में हमने क्या ऐड करी गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हमने इस अमेंडमेंट में ऐड करी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया। एडिड कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आज के टाइम पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास? 11 हैं। आज के टाइम पर कितनी है? 11। 10 तो कब ऐड हो गई? 1976 में। 10 फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई है बताना एक बार? 1976। अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 11 आज के टाइम पर है। तो ये 11वीं ड्यूटी कब ऐड हुई है बताओ कोई, किसी को पता है? कि 11वीं ऐड हुई है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। लिखो, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई 86th अमेंडमेंट 2002। एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी? कितनी थी? एक भी नहीं, हमारे पास नहीं थी ना। कब आई पहली बार? 42nd अमेंडमेंट 1976। और आज के टाइम पर कितनी है? 11। 11वीं कब ऐड हुई? 86th अमेंडमेंट, 86 वाला संविधान संशोधन 2002। याद रखना ये बातें। इतनी बात ठीक है सारी। कौन से पार्ट में आती है? 4A। आज इन्हीं को पढ़ेंगे। कितनी फंडामेंटल, जल्दी से उतार लो जो लिखना है। हाँ, ये सारा लिखा है पीपीटी में। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, दे वर एडिड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड करा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जो हमने फंडामेंटल राइट पढ़े ना, वो क्या थे? मौलिक अधिकार थे हमारे। और ये क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक कर्तव्य। हमारे ये ड्यूटी बनता है कुछ करना। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमेटी ने ऐड करी है बताना? स्वर्ण सिंह कमेटी। और ईयर कौन सा? अमेंडमेंट कौन सी? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, इतनी बात। आगे देखो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ना 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर लो, पर हमने कर कितनी ली? 10। ये बात लिखो, इस कमेटी ने बोला 8 ऐड करने को, पर फाइनली कितनी ऐड हुई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। कौन कौन सी हुई अभी देखेंगे, पहले ये सारी बातें अच्छे से लिखते रहो। दस फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करेगी, वही देखो कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd। ईयर कौन सा है?
76 में। कमेटी का नाम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आती ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एग्जाम में कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो करी है, कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। इसका नाम है यूएसएसआर। उस टाइम ये यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ। आज के टाइम पर ये क्या है, रशिया। कोई पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कंट्री से लिए हैं तो क्या बोलोगे आप लोग, रशिया से या फिर यूएसएसआर। ठीक है, यहां तक बात, किसी को डाउट है? ठीक है, आगे देखो। 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी, कौन से ईयर में, 76। 11वीं कब ऐड हुई है, 2002। यहां पर अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, 86। ये सारी बात लिख ली, क्लियर है ना। चलें, देखो भाई, अब ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी हम पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर आता है यहां पर 51A। पार्ट कौन सा है, 4A। और आर्टिकल नंबर कौन सा है, 51A। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटी आज के टाइम पर है, 11। तो हम उनको कैसे लिखेंगे, देखो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल लिख लेंगे। 51 अगर पहली फंडामेंटल ड्यूटी हुई तो उसको कैसे करेंगे हम, 51 का ए पार्ट। दूसरी को कैसे करेंगे, 51 का बी पार्ट। 11वीं को कैसे करेंगे, 51 का के पार्ट। 7वीं को कैसे करेंगे, 51 का जी पार्ट। ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ऐसे करके हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी है। अभी 11 की 11 पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखो 51 ए का ए पार्ट, स्मॉल ए पार्ट। इसका मतलब है, क्या मतलब है बताओ इसका, कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। क्या लिखो इसमें, रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या है, सबको पता है। नेशनल एंथम बताओ कौन सा है, नेशनल एंथम कौन सा, हमारे जन गण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल सही। नेशनल फ्लैग तिरंगा, उसमें वो अशोक चक्र होता है, कितने स्पोक्स होते हैं उसमें, कितनी डंडियां होती हैं, 24, बिल्कुल ठीक। पहली वाली क्लियर है, 51A का स्मॉल ए पार्ट, क्लियर है ये वाली ड्यूटी, ये पहली ड्यूटी हमने पढ़ ली। सेकंड पढ़ो बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी स्वतंत्रता सेनानियों के आइडियल्स की हमने क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है उनको। समझ में आया, स्वतंत्रता सेनानी मतलब कौन कौन, जैसे हमारे भगत सिंह जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनके आइडियाज को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है और चेरिश करना है और फॉलो करना है। ये हमारी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी आती है। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये बात क्लियर है ना, इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी की रिस्पेक्ट, ये हमारी सेकंड बी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है सारी बात। सी वाली देखो, थर्ड पढ़ रहे हैं हम। थर्ड ड्यूटी क्या थी, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब बताओ क्या है, समरूपता, एकता और अखंडता, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है इंडिया का। सोवर्निटी से ना एक आम भाषा में, वैसे इसका ये लिटरल मतलब नहीं है, पर इसको याद कर सकते हो आप, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। सोवर्निटी से कौन सा वर्ड याद कर सकते हो, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। और यूनिटी का मतलब एकता, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, कोई बाहर नहीं जाएगा इससे, इस देश से,
सारे हम अखंड होके एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये तीनों बात इसको बचा के रखना है और इसकी रिस्पेक्ट करनी है, ये थर्ड ड्यूटी बोलती है। ठीक है भाई, 3 क्लियर है? फोर्थ पढ़ो फटाफट। फोर्थ ड्यूटी ये बोलती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन सो। यानी क्या मतलब बताओगे? कोई बताएगा इसका क्या मतलब है फोर्थ ड्यूटी का? हाँ, जब भी अगर देश को आपकी जरूरत पड़ेगी ना, तो आप सबको तैयार रहना है। मान लो किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो गया और जरूरत पड़ेगी जवानों की, तो आपको रेडी रहना है कि मेरे को भी गन पकड़ा दो, मैं लड़ने जा रहा हूं अपनी कंट्री के लिए। ये कौन सी फोर्थ ड्यूटी है ये? क्या? मिस फायर भाई, जब जरूरत पड़ती है तो कुछ भी करेंगे हम। ठीक है, अगर इंडिया को जरूरत पड़ रही है तो आप सबको भी रेडी रहना है अपनी कंट्री को क्या बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। ये ऐसा हो चुका है कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर में पता क्या होता, जिनको थोड़ी भी ट्रेनिंग थी ना उनको भी भर्ती कर लिया गया था आर्मी में फाइट करने के लिए। परमानेंट नहीं, परमानेंट कैसे होंगे यार? जो सिविल है, हम आम आदमी तो हैं, इनको भी हम वो कर लेते हैं कि आप भी जाके देश को बचाओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली फोर्थ वाली? क्या मतलब था इसका बताने एक बार? तो आप बचाने जाओगे, ये ड्यूटी है। चारों एक बार रिवाइज करो फटाफट। पहली वाली क्या ड्यूटी है? रिस्पेक्ट करनी है हमें किसकी? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। सेकंड बताओ, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम स्ट्रगल से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनकी क्या करनी है? हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनके आइडियल्स को फॉलो करना है। ठीक है, थर्ड वाली क्या बोलती है? सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना है। ठीक है, सोवर्निटी से क्या समझोगे? लिबर्टी, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, हम सब एक हैं, एक देश के वासी। फोर्थ ड्यूटी क्या बोलता है? अगर देश को आपकी जरूरत पड़ रही है तो आपको बचाने जाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स, ये थे जस्टिसेबल और एनफोर्सेबल। उसके बाद पढ़े हमने डीपी एसपी, ये है नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल। तो अब मेरे को बताओ, जो फंडामेंटल ड्यूटी हम पढ़ रहे हैं ये किसका पार्ट होगी? ये जस्टिसेबल एनफोर्सेबल हो गए या फिर नॉन जस्टिसेबल नॉन एनफोर्सेबल है? बताओ, अब आप लोग सोच समझ के बताओ। चलो हाथ ऊपर करो जो बोल रहे हैं जस्टिसेबल होंगे और एनफोर्सेबल होंगे। हाथ ऊपर करो जल्दी से। 1 2 3 4। और बाकी नॉन जस्टिसेबल और नॉन एनफोर्सेबल बताओ। इस वाले में जल्दी हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ज्यादा है। तो यही बात ठीक है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन जस्टिसेबल है और नॉन एनफोर्सेबल है। यानी अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर पा रहा ठीक से, तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब है आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते उसके खिलाफ। ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल का मतलब है ये आप पे जबरदस्ती थोपी भी नहीं जा सकती। फंडामेंटल ड्यूटी थोपने का मतलब जबरदस्ती फॉलो नहीं करा जा सकती। ठीक है, पर एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा हूं यहां पर। हमने पढ़ लिया कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है नॉन एनफोर्सेबल है, अगर नहीं करोगे आप पे सजा भी नहीं होगी। पर ये एनफोर्सेबल है बाय मेकिंग लॉज, ये वर्ड लिखो। अगर फंडामेंटल ड्यूटी को वॉयलेट करने पर कोई लॉ बना दिया गया तब आपको सजा हो जाएगी। नहीं समझे ये वाली बात ना? बताओ एक बार क्या समझे? अगर लॉ बन गया ना तब आपको सजा हो सकती है, वैसे नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं ये एक लॉ बन चुका है, एक ना नेशनल फ्लैग कोड आया था 1979 में, अगर आप नेशनल फ्लैग की इज्जत नहीं करोगे ना तो आपको सजा होगी। पर ये फंडामेंटल ड्यूटी नॉन एनफोर्सेबल है, फिर भी सजा क्यों हो रही है? क्योंकि क्या बनाया गया वहां पर? लॉ बनाया गया। ये बात क्लियर है? अगर आगे चल के कोई लॉ बनता है कि आप डिफेंड करने नहीं जाओगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा इतने रुपए का या इतने महीने की जेल हो सकती है, तो फिर आपको होगी या नहीं होगी? बाय लॉ के थ्रू हो सकता है, ये बाय लॉ वर्ड लिख लो।
पहले तो आप लिखो, जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है नॉन जस्टिसेबल है और नॉन एनफोर्सेबल है, बट एनफोर्सेबल बाय मेकिंग लॉ। क्लियर सारी बात? कितनी फंडामेंटल ड्यूटी अभी तक पढ़ चुके हम? 4 पढ़ी है ना, 5वीं लिखो। डी तक पढ़ चुके हैं ना, डी तक। ई करना, ये ई है, ए नहीं है। 51 ए का ई पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। 51 ए का ई, इसमें क्या है, कॉमन ब्रदरहुड की बात आती है, भाईचारे की बात आती है। हम सब में क्या होगा, भाईचारा होगा। और क्या होगा, रिनाउंस करेंगे हम लोग। क्या रिनाउंस करेंगे? ऐसी प्रैक्टिस को जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ है। ये वाली बात समझे आप लोग? ऐसी प्रैक्टिस को हमने त्याग देना है जो कि किसी वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ होंगी। ये है 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपकी। सिर्फ लिखो मत, समझो भी ध्यान से। बताओ ना एक बार, 5th ड्यूटी क्या थी? 5वीं ड्यूटी बताओ एक बार जल्दी, सारे बताओ। भाईचारा, ब्रदरहुड की बात आती है। और ऐसी प्रैक्टिस को हमने त्याग देना है जो कि किसके खिलाफ हो, डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये बात लिख लो, सिर्फ ये बात लिखो। कॉमन ब्रदरहुड, हम सब में भाईचारा की भावना होगी। सीखो ये बढ़िया बढ़िया बात सारी, फॉलो करो। ठीक है, 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर है। 6ठी पढ़ो। ये है एफ, 51 का एफ पार्ट। 5 पढ़ चुके हैं ना, 6ठी पढ़ रहे हैं एफ। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारे कल्चर हेरिटेज को क्या करके रखना है हमें, प्रिजर्व, बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी लिख लो। लिख लिया? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर से जुड़े जितने भी रिच हेरिटेज है उनको हमें बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। ये है 6th ड्यूटी। जल्दी से लिखो। ठीक है भैया, क्लियर है सारी बात? 6th हो गया। ये एफ वाली पढ़ चुके हैं, एफ के बाद क्या आएगा, जी। 7th ड्यूटी लिखो। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग क्या क्या, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रिएचर्स। ये हम डीपीएसपी में पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? डीपीएसपी का कौन सा है ये? 48 आर्टिकल क्या बोलता था? 48 का ए पार्ट किस किस को बचा के रखना था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। एनिमल हस्बेंड्री वाला सिर्फ 48 है, कंफ्यूज मत करो, आज ही टेस्ट बना रखा है मैंने। 48 का ए पार्ट बोलता है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, और ये फंडामेंटल ड्यूटी का 7वां पार्ट बोलता है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना है। जल्दी से बस लिख लो फटाफट। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हिंदी वाले थोड़ा आगे आ बैठा करो। जो वर्ड आपको लगे ना कि इसमें मैं क्या लिखूं, मैं हिंदी में बोलूंगा, वही लिख लो।
किसको बचा के रखेंगे हम यहाँ पर? जंगल्स, झील और क्या क्या है, रिवर्स, नदियों को, वाइल्ड लाइफ को और लिविंग क्रिएचर्स को हमें क्या बचा के रखना है। कौन सी ड्यूटी है ये? 7th। उसके बाद कौन सा आता है? जी के बाद एच। 8th फंडामेंटल ड्यूटी लिखो, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब समझ में आ रहा है किसी को? बताऊं। साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है हमें ना, हमेशा पॉजिटिव और साइंटिफिक लॉजिकली बातें सोचनी है। ये 8वीं ड्यूटी क्या बोलता है? हमें कैसा टेम्पर बनाना है? साइंटिफिक। हमें ना लॉजिकल बातों की सोचना है, उससे हमारे देश का क्या होगा? भला होगा। ठीक है, ये 8वीं ड्यूटी बोलता है साइंटिफिक टेम्पर बनाएंगे। और ह्यूमैनिटेरियम, क्या ये? ह्यूमैनिज्म। ऐसा कोई काम नहीं करे जो ह्यूमैनिज्म के खिलाफ हो। ह्यूमैनिज्म तो पता है ना भाई, इंसानियत के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना। इंसानियत कैसे भाई? किसी की जान की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है? किसी को जानवरों की तरह मारना नहीं है, इंसानों की वैल्यू करो, इंसानियत पे रहो। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है ये? 8th ड्यूटी है। इसको लिखना है एच करके, डी नहीं है ये, एच है। साइंटिफिक टेम्पर से क्या समझ रहे हो? कैसी सोच रखनी है? साइंटिस्ट जैसी। कोई आपको बहका दे कि भाई तुम टॉप करोगे, किसी की बलि चढ़ा के आ जा, अपने दोस्त की बलि चढ़ा दे, ऐसा कोई बोल दे तो करोगे आप लोग? नहीं करोगे ना? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ है। और साइंटिफिक सोच रखनी है कि साइंटिस्ट जैसे सोचना है कि हम किसी की बलि चढ़ाएंगे तो होगा थोड़ी। तो बहकावे में किसी के नहीं आना। वही नहीं, ठीक करो, पढ़ के ठीक करो। किसी की भी कुछ ऐसा नहीं करना काम। ठीक है भाई, क्लियर है 8वीं ड्यूटी? लिख लिया ये सारा आपने? चलो अगली देखो, ये है 9th। 9th को किससे लिखते हैं हम? आई। आई क्या है भैया? ये पब्लिक प्रॉपर्टी और वॉयलेंस नहीं करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वॉयलेंस नहीं करेंगे। ये होता ना कि भाई कोई भी राइट दंगे वगैरह हो गए तो सबसे पहले नुकसान पहुंचता है किसको? पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के सामानों को नुकसान पहुंचता है। और ऐसा नहीं है ट्रेन के डब्बे चुरा लिए, ट्रेन ठीक है, जैसे वो, अरे पटड़ी चुरा रही, तो ट्रेन की बात कर रहा है। पटड़ी चुराई थी एक बार बिहार में, कई किलोमीटर की। ये काम नहीं करने। 1 किलोमीटर तक की पटड़ी गायब कर दी रास्ते से। अभी रिसेंट इसी साल की न्यूज है ये, अभी इसी साल की न्यूज है ये तो ऐसा काम नहीं करना भाई। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है और वॉयलेंस नहीं करना। ये कौन सी ड्यूटी बताती है? 9th ड्यूटी। ठीक है, जल्दी से लिख लो फटाफट, अगली पढ़ो फिर। 10वीं ड्यूटी लिखो, ये है, इसको लिखेंगे जे। ये है जे। 10वीं ड्यूटी क्या बोलती है? पढ़ के बताओ एक बार। एक्सीलेंस ऑल्सवेयर, कलेक्टिव एक्टिविटी, अचीवमेंट। इसका मतलब समझो, मैं बताता हूं, आपको समझना है क्या है। अगर बात आई इंडिविजुअल की या फिर कलेक्टिव, तो हमें ना सबका सोचना है। हमें अगर खुद से हम इंडिविजुअल अच्छे अच्छे काम करें और कोई अच्छा काम, सुन लो पहले, सुनो फिर बाद में बताना। पहले इंडिविजुअल हमें क्या करना है? सारे अच्छे काम करने हैं। अगर मान लो किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, तो ऐसी सोच नहीं रखनी कि भाई इसको मैं ही रख लूं। सबके साथ क्या करेंगे? हम उसको बांटेंगे भी कलेक्टिव वे में। एग्जाम्पल समझो ये वाली ड्यूटी। मान लो इसरो ने कोई नई चीज इन्वेंट करी, कोई नई चीज बताई। अब इसरो वाले ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमने ही बनाया है, बाकी देश वालों को हम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ऐसी सोच नहीं रखनी, कलेक्टिव सोच रखनी है। ठीक है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई इंडिया में, तो वो भी बोल सकते हैं कि हम नहीं दे रहे। ऐसी सोच नहीं रखनी। सबके, पूरे देश को क्या मिलेगी? ठीक है, कलेक्टिव। गलत बात हो जाएगी ना? क्यों? तो बम, मैंने पहले सबसे पहले क्या बोला? अच्छे काम करो। अच्छे काम बांटो, बुराई को मत बांटो। वो आप मत बनाओ, वो सरकार कर रही है, खरीद रही है। हम्म।
चलो 10 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ ली, 11वीं पढ़ लो भैया। हाँ चलो अपने हिसाब से लिख लो इसको। इंडिविजुअल और कलेक्टिव सोच रखनी है, सबका ध्यान रखना है, और कोई अचीवमेंट मिल रही है हमें, जैसे ईश्वर ने कोई अचीवमेंट करी तो उस पर पूरे कंट्री का हक होगा। ये कौन सी वाली ड्यूटी पढ़ी हमने अभी? 10th। किसने नहीं बताई? तो इंडिया की कंपनी थोड़ी है वो। चलो अरे वो यार एक बिजनेस वाला वो आ जाता है उसमें। चलो भाई 11वीं पढ़ो। 10 पढ़ चुके हैं, 11वीं पहले बताओ कब ऐड हुई थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी? 86 अमेंडमेंट 2002 में। क्या है ये? हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। 6 से 14 साल के बच्चों को लिए क्या? एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर किसकी ड्यूटी बनती थी? पेरेंट्स की। गवर्नमेंट की ड्यूटी कहां पर बनती है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में स्टेट और गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है एजुकेशन देना, और यहां पर पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। एक जगह और पढ़ चुके हैं हम ये चीज, एजुकेशन 21A। यहां पर किसकी ड्यूटी बनती है? सबकी ड्यूटी बनती है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 11वीं भी लिख लो फटाफट। लिख लिया? कोई डाउट? जल्दी करो, आज टॉपिक ज्यादा है, बड़ी क्लास है आज। एक टॉपिक और है, अगर टाइम मिलेगा तो कर लो। अच्छा टॉपिक है, वो आता है एग्जाम में। अभी दिखाता हूँ, नेशनल सिंबल्स है वो। कल नहीं यार, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी लिखनी है आपने। एक बार रिवाइज करो, पहली क्या थी? देखो अपनी नोट्स खोलो जल्दी से। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी है। थर्ड ड्यूटी बताओ? इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना है। फोर्थ ड्यूटी बताओ? बिल्कुल सही, अगर जब देश को जरूरत पड़ेगी तो आपको डिफेंड करने जाना है। पांचवी ड्यूटी बताओ? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ भाईचारा, बिल्कुल सही, ब्रदरहुड बना के रखना है। और क्या? ऐसी प्रैक्टिस को त्याग देना है जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ है। सिक्स्थ ड्यूटी बताओ? हेरिटेज, कल्चर को बचा के रखना है। सातवीं ड्यूटी बताओ? नेशनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट। इसमें क्या क्या चीज आती है? फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं, लिविंग क्रिएचर, एनवायरनमेंट आता है। आठवीं साइंटिफिक टेम्पर, अच्छी सोच बना के रखनी है। ह्यूमैनिटेरियन के, इंसानियत के खिलाफ कोई काम नहीं करना। नाइन्थ ड्यूटी बताओ? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वॉयलेंस नहीं करना। 10वीं ड्यूटी बताओ? हाँ, अचीवमेंट को कलेक्टिव सोच रखनी है, अचीवमेंट हम शेयर करेंगे। ये कौन सी ड्यूटी है? 10th। 11वीं बताओ? 11वीं में किसकी ड्यूटी बनती है? पेरेंट्स की। बहुत बढ़िया। आप भी बताओ भाई, ये पढ़ने नहीं आए, आप भी पढ़ने आए हो सारे। 11वीं ड्यूटी बताना एक बार, किसकी ड्यूटी बनती है यहाँ पर? बिल्कुल सही। कब ऐड हुई थी ये? 2002। कौन सी अमेंडमेंट? 86। ये बाकी 10 ड्यूटी कब ऐड हुई है? बाकी 10 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट हुई है यहाँ पर? 42nd को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कमेटी के सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये आप लोग लेट आए इसलिए नहीं पता। अच्छा कोई नहीं भाई, चलो देखो, सम फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंड टू पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स में कुछ कुछ बटे हुए हैं। ऐसे राइट है जो कि फॉरेनर्स को नहीं दी जाते। कौन कौन से राइट हैं? 15,
16, 19, 29 और 30, ये जो राइट है ना, ये ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर, देखो इंपॉर्टेंट बात लिख लो, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे, ओनली फॉर भारतीय नागरिकों को कौन कौन से बताओ अनुच्छेद मिलेंगे? 15, 16, 19, 29, 30, 15 का बताना, 15 आर्टिकल क्या है? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। 16 आर्टिकल बताओ, कौन बोल रहा है अनटचेबिलिटी? नहीं भाई, फॉरनर के साथ करना तो नहीं चाहिए, पर ये हमारा संविधान उनको नहीं देता, क्योंकि वो वहां घूमने आए, हमारे देश के नागरिक नहीं है। 16 बताओ, क्या मिलवाते हैं? ओ भाई ओ, नहीं नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा उससे, बोल दिया था। चलो आर्टिकल 16 बता दो, आर्टिकल 16 बताओ ना। 16 आर्टिकल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन क्या, पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट में हम फॉरनर को नहीं देंगे। 19 का आर्टिकल क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ, हाँ ये 6 पार्ट आते हैं इसमें। 29 आर्टिकल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 आर्टिकल क्या है? उनके इंस्टीट्यूशन बनाना, ठीक है। इनके अलावा जितने भी राइट्स है ना, वो किन को मिल जाते हैं? फॉरनर्स को भी मिलेंगे। मान लो 17 आर्टिकल है, इनके साथ आप छुआछूत कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब एक बात समझो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो सिर्फ दी जाते हैं किनको? सिटीजन्स ओनली। लिख लो इस बात को, फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली गिवन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर्स। फॉरनर्स को फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मिलेंगी। उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है कि वो आके हमारे यहाँ प्रोटेक्ट वगैरह करें या हमारे देश को बचाएं, ये तो हमारी बनती है। चाहे तो करो, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है काफी।